मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 7 भाग 2 सब्जेक्ट हिस्ट्री का लेसन तीसरा दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा। इसके पहले के वीडियो में पार्ट 1 में हमने दास वंश के बारे में पढ़ाया था दिल्ली सल्तनत में। आज इसी भाग में आगे खिलजी वंश के बारे में पढ़ाएंगे। खिलजी वंश और उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद उसमें के कैसे कैसे क्या चीज़ें होती थी उस वंश में। तो आज हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ाएंगे, क्योंकि दास वंश में बता चुके हैं मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन रजा सुल्तान, ये सब उस समय के शासक थे। लेकिन आज खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी, जिसको कि खिलजी वंश का संस्थापक माना जाता है, तो खिलजी वंश की स्थापना इसने की थी, लेकिन उसका अधिकांश समय आंतरिक विद्रोह को भी सुलझाने में बीत गया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी, उसके भतीजे यानी कि जलालुद्दीन खिलजी का ये भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने कि 1296 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की 1296 ईस्वी में हत्या करके वह खुद सुल्तान बन बैठा, यानी राजा बन बैठा। अलाउद्दीन खिलजी, अगर पूछा जाए कि वास्तविक संस्थापक कौन था खिलजी वंश का, तो जलालुद्दीन खिलजी तो उसने स्थापना की थी दास वंश के बाद। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाए, जलालुद्दीन खिलजी न होकर के वास्तविक संस्थापक रूप में अलाउद्दीन खिलजी ही था। इसने 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया था। अब हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, अपना किताब खोलेंगे आप लोग, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी सबसे पहले उसने समुद्री व्यापार के कारण गुजरात के विरुद्ध अभियान चलाया था और कई देशों को, अपने राज्यों को जीत करके अपने साम्राज्य विस्तार उसने किया था। और उसके भरोसेमंद सेनापति था मालिक काफूर, और के नेतृत्व में देवगिरी पर आक्रमण करवा देवगिरी पर उसने कब्जा कर लिया। अतः उसने मालिक काफूर को सभी दक्षिणी अभियानों, जिसमें वारंगल और होयसल राज्य शामिल थे, का अधिकार भी उसको दे दिया। अलाउद्दीन ने सभी क्षेत्रों को सीधे नियंत्रण में नहीं लिया, क्योंकि कुछ शासकों ने उसकी संप्रभुता को स्वीकार कर लिया और एक विशाल धनराशि भी उसको दी। उसने गुप्तचर प्रणाली की सहायता से सरदारों को अपने नियंत्रण में रखा। अलाउद्दीन खिलजी ने गुप्तचर प्रणाली के सहायता से सरदारों को भी अपने नियंत्रण में रखा था। वह बेशरों के विरुद्ध था, यानी कि किसी प्रकार का मदिरापान या और भी दुर्व्यसन में भी इसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी था। स्वयं भी सरदारों के बीच मदिरा पीना बंद कर दिया था, और वो भी सबके बीच में मदिरा पान करना ठीक नहीं समझता था, इसलिए उसने भी बंद कर दिया था। अब 1316 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई, यानी अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 ईस्वी में हो गई थी, जिसके बाद खिलजी राजवंश का अंत हो गया। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 ईस्वी में हुई। 1316 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद जो है वह खिलजी वंश का पतन हो गया। उसके बाद आता है तुगलक वंश, जो कि तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ये सब जो है ये हैं जो कि इसके बाद राजा बने। तो गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में सिंहासन को प्राप्त किया। गयासुद्दीन तुगलक जो है वह 1320 ईस्वी में गद्दी को प्राप्त किया। उसने कृषि को प्रोत्साहन किया और राज्य की अर्थव्यवस्था सुधारने का भी प्रयास किया, और 1324 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। यानी 1320 से लेकर के 1324 ईस्वी तक उसने शासन किया, यानी 4 वर्ष में 1324 में उसकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा, उसको जो कि इतिहास में पागल बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक एक शासक के साथ साथ एक विद्वान भी था, और जिसका तर्क, व्याकरण, विज्ञान और साहित्य में उसकी काफ़ी रुचि भी थी। खुले दिमाग वाला भी व्यक्ति था वह। इब्न बतूता, जो मोहम्मद बिन तुगलक के राज के दौरान जो भारत में आया था, इब्न बतूता जो है वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भी भारत में आया था। उसके राज्य के विषय में लिखा भी कि उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है और उसमें की प्रजा की व्यवस्था क्या थी, इब्न बतूता ने लिखा है।
साम्राज्य दक्कन से दक्षिणी पठार तक फैला हुआ था और मोहम्मद बिन तुगलक जो अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी और दौलताबाद नाम लिया था बदलने के लिए फैसले के लिए याद किया जाता है, क्योंकि उसने दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी यह राजधानी कई बार बदला था, इसलिए उसको इतिहास में याद किया जाता है। उसने टोकन मुद्रा पेश करने का एक और निर्णय लिया था। उसने टोकन मुद्रा भी चलाया था। टोकन सिक्के तांबे के बने हुए होते थे जिनका राष्ट्रों से सोने और चांदी के सिक्कों के साथ आदान प्रदान किया जाता था। सोने और चांदी के सिक्कों के साथ उसका आदान प्रदान किया जाता है। लोगों ने आदान प्रदान के लिए बड़ी संख्या में तांबे के नकली सिक्के करने की कोशिश शुरू कर दी थी, इसे बंद करना पड़ा था। इसके टोकन को बाद में बंद करना पड़ा था क्योंकि लोग जो है नकली सिक्के भी इस तरह के शुरू कर दिए थे। मोहम्मद बिन तुगलक की 1351 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी और इसके साम्राज्य का पतन हो गया। अब फिरोज शाह तुगलक उसके बाद जो है फिरोज शाह तुगलक का चचेरा भाई था। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। फिरोज शाह तुगलक उसने गद्दी को संभाला और 1351 ईस्वी में 21 से लेकर के 1388 ईस्वी तक वो गद्दी पर बैठा। उसका उद्देश्य था राज्य को मजबूत करना और इसके लिए उसने प्रशासन में काफ़ी सुधार भी किया। फिरोजाबाद नगर का इसने फिरोज शाह तुगलक की फिरोजाबाद जगह का निर्माण भी किया नगर का और विद्वान व्यक्ति होने के साथ साथ वह शम्स सिराज आफिफ जैसे विद्वान के संरक्षण में भी रखा था और उसने कई विद्रोहों को कुचलने से अग्रणी रहा। 1388 में उसकी मृत्यु 1351 ईस्वी में वो गद्दी पर बैठा और 1388 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई और उसके उत्तराधिकारी कुशल नहीं थे, सक्षम नहीं थे, असमर्थ थे, इसलिए तुगलक साम्राज्य का अंत हो गया। और सल्तनत में प्रशासन कैसा था उस समय, उनके समय में राज्य कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। सुल्तान को सलाह देने के लिए कई सरदार और अधिकारी होते थे उस समय और मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ सेना का सर्वोच्च अधिकारी भी होता था। सरदार सल्तनत राजा जो होता था बलबन ने सीधा घुटनों पर बैठ करके सम्राट के सामने सिर झुकाना बलबन ने ही सिखाया था और पाबोस एंड पाँव को चूमना के प्रचलन की शुरुआत भी शुरू की। बलबन ने सरदा शुरू किया यानी कि जिसको कि लोग बोलते हैं झुककर से प्रणाम करना और पाबोस यानी पाँव को चूमना। सरदार और अधिकारी क्या थे? सरदार और सरकार में महत्वपूर्ण सैन्य और असैन्य अधिकारी होते थे और उच्च स्तर के सरदारों में खान, मलिक और अमीर थे जिनमें खान सर्वोच्च स्तर पर होते थे। यानी उच्च स्तर के सरदार भी होते थे जिसमें खान, मलिक और अमीर होते थे और खान को सर्वोच्च पद दिया गया था। वकील-ए-दार पूरे शाही परिवार की देखरेख करता था। आमीर-ए-हजीर सुल्तान के लिए सभी याचिकाओं को देखता था। ये कई पद बनाए गए थे, उस पद में ये सारे पद आते हैं। और इक्तादार यानी मुक्ति को देश के इलाकों को जिन्हें इक्ता कहा जाता था कि देखभाल करने का कर्तव्य भी सौंपा गया था, वे एकत्र करों का उपयोग कर अपने अंतर्गत सेना के लिए करते थे। सेना क्या थी? सेना में घुड़सवार होते थे, पैदल सेना भी होती थी और पीठ पर बैठकर लड़ने वाली सेना होती थी, तीरंदाज भी होते थे, भाला चलाने वाले भी होते थे। यानी सेना में इतने प्रकार के सैनिक शामिल होते थे। साम्राज्य का विभाजन जो होता था प्रांतों को सूबे में विभाजित किया जाता था और सिखों को परगना में विभाजित किया जाता था और गाँव से मिलकर जो कि परगना जो है वो कई गाँव को मिला करके बनाया जाता है। मुक्ति या राज्यपाल प्रांत के प्रमुख होते। जमींदारों को कहा जाता था। मुखिया प्रथम गाँव में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होते। मुखिया जो कि आज प्रधान के रूप में जाने जाते हैं, तो उस समय जमींदारों को कहा जाता था या तो फिर जो गांव के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे उनको मुखिया या मुकद्दम कहा जाता था। और सुल्तान न्यायपालिका का प्रमुख होता था। जो न्याय करने की जो प्रथा थी वहाँ पर सुल्तान ही मेन होता था। पहले सुल्तान के सामने ही आरोपी भी आते थे, दोनों लोग आते थे और उनकी दोनों लोगों की बातें सुनी जाती थी। जो आरोपी होता था उसको दंड दिया जाता था और वह काम सल्तनत ही करता था। उसकी सहायता के लिए कानूनी अधिकारी जैसे सल्तनत का मुख्य न्यायाधीश काजी उल मुआविन होता था। और समाज क्या होते थे? सत्तारूढ़ वर्ग सरदारों से मिलकर समाज के सर्वोच्च खंड का गठन करते थे। गुलामी भी अस्तित्व में थी और गुलामों को बड़ी संख्या में बाजार में खरीदा और बेचा जाता।
उस समय की गुलामी प्रथा भी थी, गुलामी प्रथा भी थी, जिससे कि जो है जो दास होते थे उनको बाजार में लाकर के खड़ा कर दिया था, तो उनकी जो मुंह से बातें की जाती थी उसको वह जो है पूरी तरह से करते थे। तो बड़ी संख्या में बाजार में खरीदा बेचा जाता था। किसान गरीबी का जीवन जीने को बाध्य थे, उन्हें उच्च करों का भुगतान भी करना पड़ता था। जिन पर टैक्स लगाए जाते थे उनको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दिया जाता था। टैक्स अगर कोई कर नहीं चुका पाता था तो उसके लिए भी सजा निर्धारित की गई थी। राजस्व अधिकारियों की दया पर निर्भर थे, जो उनका शोषण करते थे, उन्हें भारी राजस्व वसूल भी किया जाता था। और उनका जो उच्च वर्ग के लोग होते थे उनका काफ़ी लोग शोषण भी करते थे और भारी राजस्व वसूल करते थे। तैमूर का आक्रमण उस समय हुआ, ये तो सल्तनत के उस समय के किन भागों को में बांटा गया था ये था। और तैमूर का आक्रमण तुगलक बिन के पतन के बाद, मोहम्मद बिन तुगलक के पतन के बाद 1398 ईस्वी में तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत को गहरा आघात पहुंचा। तैमूर चंगेज वंश होने का दावा किया जाता है। इतिहासकार यही मानते हैं कि वह तैमूर वंश का था। मध्य एशिया में तैमूर वंश की स्थापना की गई और किस तरह से दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ। तुगलक राजवंश का 1414 ईस्वी में पतन हो गया, जब खिस्र खान ने सैयद राजवंश की स्थापना की। एंड तुगलक राजवंश जो है वह 1414 ईस्वी में समाप्त हो गया, जबकि खिस्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी। यह भी एक कमजोर राजवंश था जिसने 1451 ईस्वी में बहलोल लोधी द्वारा परास्त कर दिया। यानी यह सैयद वंश भी जो है वह ज़्यादा वर्षों तक नहीं चला। 1451 ईस्वी में भी बहलोल लोधी द्वारा इसको भी खिस्र खान को भी परास्त कर दिया। लोधी राजवंश ने 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक शासन किया। लोधी राजवंश में इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी ये सब जो है 1526 ईस्वी तक शासन किए। लोधी राजवंश का सबसे सक्षम शासक निजाम खान था और इस राजवंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था, जिसे बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई में हराया था। तो बच्चों, आज यह लेसन आपका खत्म हुआ दिल्ली सल्तनत का। इसमें आपको सारे नोट्स अपनी बुक खोल करके आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, सैयद वंश का संस्थापक कौन था, सल्तनत और का वंश का पतन कैसे हुआ, और सल्तनत वंश में कौन कौन से अधिकारी या साम्राज्य विभाग होते थे, जैसे सरदार अधिकारी थे, सेना साम्राज्यवादी विभाग थे, न्यायपालिका होती थी, समाज होता था। तो इस तरह से इस लेसन में कौन कौन से वंश के दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से गुलाम वंश आए, इसके बाद खिलजी वंश आया, तुगलक वंश और सैयद वंश। तो इन वंशों के बारे में आप अच्छी तरह से अपनी किताब खोल करके पढ़ेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में